Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing the study of ancient Indian history and in this portion of history we are into a very important topic that is called the Vedic period. और वैदिक पीरियड में हम अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है वो हमारा वैदिक सोसाइटी को लेकर है. व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वैदिक पीरियड. सो हमने क्या किया था कि एक वीडियो कर लिया था इसमें वैदिक सोसाइटी वाले पार्ट में. पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं और ये हमारा जो है ये सोसाइटी पार्ट का दूसरा वीडियो है. तो देखिए हमने जब वीडियो शुरू किया था इस पे सोसाइटी पार्ट पे तो हमने ये बताया था कि हमें जब भी वैदिक सोसाइटी की बात करनी है यानी 1500 to 600 BC की बात करनी है, ठीक है, वैदिक सोसाइटी की बात तो टोटल हो जाएगा, ऋग वैदिक भी, पूर्व वैदिक काल और लेटर वैदिक काल भी हो जाएगा. हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया था, ठीक है, ऋग वैदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक सोसाइटी, यानी ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल या और उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक सोसाइटी, ठीक है, या पीरियड कह दीजिए. पीरियड में हाँ दोनों को हम बांट देंगे. ऋग वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी होगी, लेटर वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी होगी. तो हमने ये बताया था कि हम पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मेरी आदत है कि मैं थोड़ा रिव्यू करके चलता हूं ताकि कनेक्शन बन जाए आपका टॉपिक से, जो बच्चे पहली बार भी देख रहे हैं. और मेरा तो ये कहना होगा कि आप जाकर पिछला वीडियो भी देखें, क्योंकि मैं जो भी स्टडी करा रहा हूं मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत ही उच्च श्रेणी की पढ़ाई करा रहा हूं. मैं ऐसा दावा नहीं करता कभी भी, लेकिन हाँ मेरी अपनी ओर से एक पूरी कोशिश होती है कि मैं थ्रेडबेयर एनालिसिस दूं आपको इतिहास के बारे में और एक एक जानकारी आपके सामने लेकर आऊं, ठीक है. तो उस वीडियो को भी आप देखें. तो यहां देखिए कि ये जो है ऋग वैदिक पीरियड का मैंने ये बताया था कि जब भी हम ऋग वैदिक सोसाइटी की बात करेंगे, जैसे हमने पॉलिटिकल पार्ट की बात की थी, हाँ पॉलिटिकल सिस्टम की बात की थी वैदिक पार्ट सोसाइटी में, तो उस समय भी हमने दोनों को दो पार्ट में बांटा था. और पहले हमने ऋग वैदिक पीरियड के पॉलिटी की बात कर ली थी, फिर हमने साथ साथ बाद में हमने लेटर वैदिक पीरियड की जब बात की थी तो हमने इसको अकेले नहीं किया था. पहले इस पीरियड की पॉलिटी को हमने जान लिया था और बाद में एक एक पॉइंट को हम जब लेटर वैदिक पीरियड में आए तो इधर के पॉइंट को और इधर के पॉइंट को कंपेयर करते चले गए, ठीक है. यही तरीका यहां भी होगा कि पहले हम ऋग वैदिक सोसाइटी को जान लेंगे पूरा, ऋग वैदिक में सोसाइटी कैसा था, और फिर इसके एक एक पॉइंट को उठाकर जब हम लेटर वैदिक सोसाइटी की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि फिर हम अकेले इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको हम जान चुके हैं. तो हम एक पॉइंट इसका उठाएंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे. जैसे फैमिली यहां कैसी है तो यहां फैमिली कैसी है, वर्ण व्यवस्था यहां क्या है, यहां वर्ण व्यवस्था कैसी है, महिलाओं की स्थिति यहां कैसी है, यहां कैसी है, ठीक है. तो ये इन सब चीजों को हम एक एक पॉइंट उठाएंगे और फिर बाद में कंपेयर करते चले जाएंगे. तो हमने जो पिछला वीडियो किया था उसमें हमने 3 पॉइंट को डिस्कस कर लिया था. हम ऋग वैदिक सोसाइटी की अभी बात कर रहे हैं पिछले वीडियो में भी, अब ये खत्म हो जाएगा. फिर हम लेटर वैदिक पीरियड में की बात जब करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन द ऋग वैदिक सोसाइटी एंड लेटर वैदिक सोसाइटी. ओके, तो हमने 3 पॉइंट पे बात कर लिया था, फैमिली, वर्ड सिस्टम और कंडीशन ऑफ वुमेन. आज का हमारा जो टॉपिक होगा, आज के हमारे जो पॉइंट होंगे ऋग वैदिक सोसाइटी में वो होगा फूड हैबिट्स, ड्रेसेस और एंटरटेनमेंट. आज ये खत्म हो जाएगा ये पार्ट. नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में हम लेटर वैदिक पीरियड पे आएंगे और इसको अकेले नहीं पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूं, हम इससे कंपेयर करते हुए चलेंगे. तो एक बार हमने जो पिछला वीडियो किया था इस 3 पॉइंट पे कि हमने बताया था फैमिली कैसी है भाई, तो हमने बता दिया था कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है. हाँ, ये पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है. और हमने ये भी बताया था कि ये बिल्कुल डिफरेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि वहां मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है. डिटेल मैंने सारा बताया हुआ है, ठीक है. उसके बाद हालांकि महिलाओं की का बहुत सम्मान है पैट्रियार्कल होते हुए भी, और पिता ही जो बड़ा बुजुर्ग है घर का, जो पुरुष सदस्य है सबसे मतलब बड़ा, वही डिसीजन लेता है. क्योंकि ये
पैट्रियार्कल सोसाइटी है, आमतौर पे फादर होता है, ठीक है। तो और ये भी मैंने बताया था कि परिवार किस तरह का था कि सेवरल जनरेशन लिव्ड अंडर द सेम रूफ, एक ही घर में एक ही साथ बहुत सारे लोग रहते थे, कई जनरेशन कई पीढ़ियां रहती थी, चार चार पांच पांच पीढ़ियां रहती थी। और ये भी मैंने बताया था कि फादर के साइड के भी लोग और मदर के साइड के लोग एक साथ रहते थे, यानी मातृपक्ष के लोग और पितृपक्ष के लोग। आज ऐसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो दोनों पीढ़ियां, पिता पक्ष के लोग, पितृपक्ष के लोग और मातृपक्ष के लोग, दोनों तरफ के लोग एक ही साथ रहते थे। और सेवरल जनरेशन लिव्ड इन द सेम रूफ, लिव्ड अंडर द सेम रूफ, मतलब एक ही छत के नीचे एक ही साथ, हाँ, चार चार पांच पांच पीढ़ियां रह रही हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था, डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद वर्ण सिस्टम की हमने बात की थी। तो वर्ण सिस्टम में हमने बताया था कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी। शुरुआती दौर में अगर देखें तो वर्ण को, वर्ण का मतलब क्या था, कलर से लिया गया, रंग से लिया गया। गौर वर्ण, श्याम वर्ण की चर्चा हुई है, ठीक है। तो शुरू में लिया गया वर्ण, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभिक समय में, इनिशियल फेज में वर्ण का मतलब हो गया था कलर यानी रंग। बाद में ये वर्ण व्यवस्था अब अलग हो गया। बाद में वर्ण व्यवस्था कैसा हुआ, वर्ण व्यवस्था ये कर्म मूलक हो गया। कर्म मूलक का मतलब कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी अब अलग अलग, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो इस तरह से बटा। और ये भी मैंने बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और उस पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की चर्चा की गई है। और इस विराट पुरुष के माथे से कहा गया है, मस्तक से, माथे से, ललाट से कहा गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। हाँ, उसके बाद भुजाओं से, क्योंकि क्षत्रियों का काम लड़ना था, तो भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। पेट यानी उदर से, क्योंकि वैश्यों का काम क्या था, पेट भरना, ट्रेड करना, एग्रीकल्चर करना, ये सब वैश्यों का काम था। तो कहा गया कि वैश्यों का, इसमें है पुरुष सूक्त में, कि जो उत्पत्ति हुई है पेट से या जंघा भी मिलेगा, थाई से भी। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत जगह पे आपको जंघा भी मिलेगा, तो आप याद रखिए जंघा या उदर, पेट। तो वहां से वैश्यों का हुआ है और पांव से आपको हो गया है किसका, शूद्रों का, क्योंकि वो सर्वर थे, हाँ, सर्विंग क्लास थे, तीनों कास्ट को सर्व किया करते थे। लेकिन यहाँ पे बेसिक डिफरेंस लेटर वैदिक काल से अगर देखेंगे तो ये कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था थी। यानी कि अगर ब्राह्मण का भी बेटा है, पुत्र है, और वो अगर कोई और काम करता है, वो ट्रेड करने लगा, तो फिर वो वैश्य हो जाएगा। वैश्य अगर कोई और काम करने लगा, ठीक है, टीचिंग का या पुरोहित का काम करने लगा, तो वैश्य ब्राह्मण में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऋग्वैदिक समाज के हिसाब से देखा जाए तो मैं जैसे टीचिंग का काम कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं ब्राह्मण हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बात थी, ये वर्ण व्यवस्था था। क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि आप जब पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी आर शर्मा की पढ़ें, तो वहां पे दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में एक व्यक्ति है जो कि कह रहा है कि आई एम अ पोएट, माय फादर इज ए फिजिशियन एंड माय मदर इज ए ग्राइंडर। मैं कवि हूं, मेरा पिता जो है, मेरे पिता जो है वो एक चिकित्सक हैं, मेरी मम्मी जो है, माँ जो है, वो आटा पीसती है। तीनों अलग अलग कर्म करते हैं लेकिन एक ही परिवार में रहते हैं। तो यहाँ कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था है, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में जन्म मूलक हो जाएगा। अगर आप ब्राह्मण के बेटे हैं, कोई भी काम करे फिर भी ब्राह्मण ही, ठीक है ना। वो फिर जाति नहीं बदलेगी, जाति नहीं थी, वर्ण नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये बात हमने समझा दिया था। उसके बाद कंडीशन ऑफ वेमेन की बात हमने की थी, बहुत ही, हालांकि पितृपद सत्तात्मक समाज है, हाँ, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, बावजूद महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी है। वो असेंबली में पार्टिसिपेट कर रही है, सभा और समिति में, ठीक है। यहाँ विडो रीमैरिज है, विधवा विवाह है, चाइल्ड मैरिज नहीं है, ठीक है। नियोग प्रथा है। नियोग प्रथा का मतलब कि अगर किसी स्त्री को संतान नहीं होता तो वो अपने मित्र के साथ, देवर के साथ, ब्रदर इन लॉ के साथ या किसी और के साथ स्वेच्छा से वो रिलेशनशिप बनाकर वो संतान की उत्पत्ति कर सकती है, और वो वैधानिक था, बिल्कुल लीगल, ठीक है। नियोग प्रथा था। उसके अलावा पढ़ी लिखी विदुषी महिलाएं भी थी, मैंने चर्चा किया था। अपाला, घोषा, ठीक है, लोपामुद्रा, शिक्ता, ये लोग
इन लोगों का ऋग्वेद में इन लोगों का योगदान भी है इसके कंपाइलेशन में। तो ये सब चर्चा मैंने किया था, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेहतरीन थी, ये सारी चीज मैंने बता दी थी। तो ये कनेक्शन के लिए था, ये 3 टॉपिक जो मैंने 3 पॉइंट्स जो 3 बिंदु को मैंने देखा था, हाँ मैंने बताया था। तो ये आप जाके डिटेल, अब यहाँ तो मैं उतना डिटेल मोटा मोटी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी वहां पर। हाँ, हालांकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी है, स्वेच्छा से विवाह कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, स्वेच्छा से विवाह किया जा सकता है, तो ये महिलाएं कर सकती हैं स्वेच्छा से विवाह। तो ये बड़ी खूबी वाली बात थी इस सोसाइटी की। पितृ सत्तात्मक होने के बाद, पैट्रियार्कल होने के बावजूद भी महिलाओं का एक बहुत ज्यादा सम्मान है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आज जो हम कर रहे हैं फूड हैबिट, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स और एंटरटेनमेंट, इस 3 पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। तो हम अब इस पे शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इसको मैंने बता दिया सो दैट यू गेट वेल कनेक्टेड विद दिस टॉपिक। तो अभी हम ऋग वैदिक सोसाइटी में 3 और पॉइंट आज पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो लेटर वैदिक पीरियड की बात आएगी और फिर दोनों की बात साथ साथ होगी कंपैरिजन करते हुए। सो लेट्स मूव ऑन। चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं और वो पॉइंट है हमारा फूड हैबिट्स, ठीक है। फूड हैबिट्स, ऋग वैदिक सोसाइटी, यानी कि हम 1500 to 1000 BC की बात कर रहे हैं। और पहला पॉइंट जो इसमें है, ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो हम देख रहे हैं, कौन सा? हम देख रहे हैं फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स। अब देखिए, जहां तक फूड हैबिट्स की बात है तो एक बात जानिए कि ऋग्वेद में जो चर्चा है, एक तो चर्चा है यवा, ठीक है। यवा समझिएगा, यवा का मतलब ये जौ को कहा गया है, ठीक है, प्लस धान्य। धान्य, ठीक है। तो देखिए, यवा और धान्य की चर्चा है, एंड धान्य, मैं एंड लिख देता हूं, ये यवा। तो यवा तो ये कहा गया है बार्ली को, यानी जौ, जौ। बार्ली, और ये जो है धान्य, ये सीरियल के लिए कहा गया है। सीरियल मतलब अनाज, बार्ली मतलब ये जौ, ठीक है, जौ, और ये अनाज। धान्य शब्द जो है ना, अनाज के लिए इस्तेमाल हुआ है, धान्य। और अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज की चर्चा है और वो है बार्ली की। 2 शब्द इस्तेमाल किए गए, यवा और धान्य। लेकिन धान्य ये मत समझिएगा कि आज हम लोग धान बोलते हैं और धान का मतलब हम लोग राइस से लेते हैं, चावल से लेते हैं, तो वो नहीं है। धान्य का मतलब अनाज, और एक ही अनाज की चर्चा है, यानी कि बार्ली की। तो धान्य भी यहां पर ऋग्वेद में जो रेफर कर रहा है वो जौ को ही, यानी बार्ली को ही कर रहा है, या यवा को कर रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब जो फूड है, फूड जो है वो आपको वेज भी है इनका और नॉन वेज भी है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है यहां पर फूड, ठीक है। तो शाकाहारी फूड को अगर हम देख लें तो उसमें तो हो जाएगा सब कुछ, जितने भी फ्रूट्स होंगे वो हो जाएंगे, सब्जियां हो जाएंगी, और मिल्क इनका बड़ा मेन फूड है, ठीक है। मिल्क इनका मेन फूड है। देखिए, यवा तो यहां है ही, अगर यवा की चर्चा है तो यवा ये खा रहे, यवा का स्टेपल फूड है इनका, अगर यहां पर लिख सकते हैं। ये ऋग्वेद में ये इसको स्टेपल फूड माना गया, हमें लिख देते हैं वेज में यवा स्टेपल फूड है,
यवा यानी कि बार्ली, ठीक है, यवा यानी कि बार्ली। और यवा जो है ये क्या है, स्टेपल फूड, स्टेपल अनाज कह लीजिए या स्टेपल फूड कह लीजिए, ठीक है, स्टेपल फूड कह लीजिए, स्टेपल फूड ही कह लीजिएगा क्योंकि यो ही होता है वहां पर ऋग्वेद में जो चर्चा है, तो स्टेपल फूड के रूप में। उसके अलावा आपको स्टेपल सीरियल रख लीजिए, सीरियल कह दीजिए, अनाज कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद वेज में इनका मिल्क प्रोडक्ट, एक तो ये हो गया यवा, ठीक है, यवा। दूसरा मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट यानी मिल्क से बनी हुई चीजें, दही है, हाँ, और भी घी है, जैसे मिल्क तो है ही, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कर दीजिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो अब मिल्क प्रोडक्ट में आपको दही यानी कर्ड में लिख रहा हूं, दही, कर्ड, घी, ये सब चीजें हो जाएंगी। छाछ, बटर मिल्क, ये भी है, छाछ की भी बात है, बटर मिल्क आप लिख सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट में सारा चीज आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। नॉन वेज थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है, बाद में लिख लेता हूं। तो ये तो वेज में, और देखिए ये मिल्क हो गया। अब जो ये कुछ जैसे कि एक डिश है, ठीक है, तो ये यवा यानी बार्ली, पहले मिल्क लिखिए, मिल्क प्लस यवा से ये एक डिश बनाते हैं, ठीक है। तो ये मिल्क और यवा से जो डिश बनाते हैं, वो आज का जो मिल्क और जौ का, यवा का मतलब बार्ली, ध्यान दीजिएगा, मिल्क और बार्ली का खीर बनाते हैं, ठीक है। और उस खीर का नाम है, मैं हिंदी में लिखता हूं, आप इंग्लिश में कुछ भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी को मैं अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए इंग्लिश में इस वजह से, तो इसको बोलते थे क्षीर पकौदन, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा, इस तरह का शब्द है ना, तो इंग्लिश वालों को भी दिक्कत हो सकती है कि पता नहीं क्या लिखा है, तो क्षीर पकौदन। इसी तरह से आप कर्ड प्लस यवा, अब यवा यानी कि जौ यानी कि बार्ली, ठीक है। अब ये बार्ली का क्या होगा, या तो ये फ्लोर होगा, फ्लावर सॉरी, या तो ये फ्लावर होगा, ठीक है, आटा होगा, ठीक है, आटा होगा, या सत्तू भी कहते हैं, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, सत्तू, सत्तू भी। तो इससे ये लोग एक व्यंजन बनाएंगे, ठीक है, और इसको कहते थे करम्ब, करम्ब, ठीक है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, क्षीर पकौदन और ये करम्ब, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये और ये बिल्कुल याद रखिए, ठीक है, ये तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। एक ही अनाज इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है कि ऋग्वैदिक पीरियड जो है, इसमें एनिमल रियरिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, पशुचारण, ये जो है ये मेन पेशा है। एग्रीकल्चर कर रहे हैं लेकिन वैसा एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है, जैसा जाके लेटर वैदिक पीरियड में होगा। पहले भी आपको आइडिया लग गया होगा, लोहा आएगा, आयरन की खोज होगी, और उसके बाद एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप करेगा। तो मुख्य पेशा लेटर वैदिक पीरियड में जाके हो जाएगा एग्रीकल्चर।
और अभी चूंकि एग्रीकल्चर है ही नहीं, पशुचारण है, तो इस वजह से एक ही अनाज है इनके पास, ठीक है। तो एक तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा देखिए अब वेज और उसके अलावा ड्रिंक भी है कुछ, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं ड्रिंक, पेय पदार्थ है, वेज में ही रख लीजिए उसको, ड्रिंक को, ठीक है। तो ड्रिंक में अल्कोहल या लीकर कह लीजिए, लीकर भी है इनके साथ, लीकर अल्कोहल है। अब लीकर भी दो तरह का है, एक है सूरा, सूरा, और दूसरा है सोमा। सूरा और सोमा। सूरा जो है सिंपली वो सामान्य तौर पे लोग पी रहे हैं जनरल ओकेजन पे, लेकिन ये कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, कोई खास अवसर होता है, तो लोग सोमरस, सोमा यानी कि सोमरस, मैं ऐसे लिख देता हूं, सोमरस इसको बोलते हैं, सोमा यानी कि सोमरस, कहीं सोमा मिल जाएगा, सोमरस, ठीक है, सोमरस। तो ये ध्यान रखिएगा कि या तो सूरा पीते हैं या लिकर में, या सोमरस पीते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये स्पेशल ओकेजन पे है, जैसे यज्ञ हो गया, कुछ ऐसा हो गया स्पेशल, स्पेशल ओकेजन पे ये पिएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब देखिए जब मैं ऋग्वेद में मंडलों की बात कर रहा था कि ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में बटा हुआ है। 10 मंडल का मतलब ये अलग अलग बुक है, और उसकी जब चर्चा कर रहा था मैं, तो उसमें मैंने बताया था कि ऋग्वेद पढ़ाते समय कि ऋग्वेद में एक 9वां मंडल है, 9th मंडल, उसमें सोमापा की चर्चा है। देखिए सोमापा की चर्चा है, ठीक है, सोमापा। तो ये सोम देवता को समर्पित है। ये जो 9th मंडल है, 9th मंडल ऋग्वेद में, 9th मंडल, ध्यान दीजिएगा, 9th मंडल, 9th मंडल में सोमापा की चर्चा है। सोमापा, सोमापा कहा गया है किसको? इंद्र को, ठीक है, क्योंकि सोमापा का मतलब जो सोमरस का सेवन करता हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि सोमापा की चर्चा है, क्योंकि वो सोमरस पीते हैं इंद्र, तो उनको सोमापा कहा गया, और इसकी चर्चा है 9th मंडल में, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है ये मिलता कहां था? देखिए पौधा है, प्लांट था इसका, ठीक है। तो वो पौधा अफगानिस्तान के मुजवंत पर्वत पे, मैं जब आपको पढ़ा रहा था एक्सपेंशन, उस समय मैंने बताया था, देखिए समझ लीजिए जल्दी से, यहां पे ये मैं छोटा सा एक फिगर बता रहा हूं, बना रहा हूं, ठीक है। देखिए ये मैंने जैसे फिगर बना दिया है, तो मैंने ये बताया था कि जो ऋग्वैदिक आर्यंस का जो एक्सपेंशन था, समझिएगा एक्सपेंशन था, वो इस तरह का था, ठीक है ना, इस तरह का एक्सपेंशन था, मैंने बताया था। और उसमें मैंने ये बताया था कि ये एक्सपेंशन जो था, ये इसमें पाकिस्तान भी आ गया और इधर अफगानिस्तान भी आ गया, ठीक है, अफगानिस्तान भी आ जाएगा, पूरा नहीं बना रहा हूं, बस बताने के लिए, समझाने के लिए। तो यहां जो अफगानिस्तान है और ये जो एक्सपेंशन है ऋग्वैदिक आर्यंस का, यहां से लेकर यहां तक का, तो इसमें मैंने बताया था कि नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान इनका बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट था, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऋग्वैदिक आर्यंस का, अगर इस पे एक्सपेंशन कहें, और साउदर्न मोस्ट पार्ट यहाँ पे अरावली है, तो अरावली के बारे में कहा गया कि साउदर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है, मैंने बताया था। इधर आपको कहां तक था? हाँ,
इधर आपको था वेस्टर्न यूपी तक, मैंने बताया था, और इधर आपको जो था ये अफगानिस्तान जो है इसका ये ईस्ट में आपको ईस्टर्न एक्सपेंशन इसका वेस्टर्न यूपी तक था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, और ये जो है अफगानिस्तान इसका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। ठीक है, तो उस समय मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक आर्यंस को पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी। देखिए इसी एक्सपेंशन से पता चलता है कि पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी। पूर्वी हिमालय की जानकारी कब होगी? जब लेटर वैदिक एक्सपेंशन होगा गंडक नदी तक। ठीक है, ये मैंने बताया था, गंडक नदी तक। ठीक है ना, यहां पर विदेह माधव और गौतम राहुगन की कहानी भी सुनाई थी। गंडक यानी साड़ी नारा जो है वो इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट होगा लेटर वैदिक पीरियड में जो एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर हम ऋग वैदिक पीरियड की बात करें तो ऋग वैदिक पीरियड में ये एक्सपेंशन है और इन्हें पश्चिमी हिमालय की जानकारी है, जिसमें कि अफगानिस्तान भी आ रहा है। ठीक है, ये अफगानिस्तान आ रहा है। इसी अफगानिस्तान के हिंदू कुश रेंज में, ठीक है, मुजवंत पर्वत है। ठीक है ना, मुजवंत पर्वत पश्चिमी हिमालय की जानकारी है, जिसे हिमवंत कहा जाता है, और इसी में है मुजवंत, शिलामंत। ठीक है ना, तो ये सब जो माउंटेन पीक्स हैं हिंदू कुश रीजन में इधर ही है। ठीक है, हिंदू कुश रीजन में है मुजवंत पर्वत, और यही मुजवंत पर्वत यानी अफगानिस्तान के हिंदू कुश रीजन में मुजवंत पर्वत जो है वहीं पे सोमरस का प्लांट मिलता था। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मुजवंत पर्वत। सोमरस कहां मिलेगा? मुजवंत पर्वत, अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा। या फिर मैं यहां लिख देता हूं मुजवंत पर्वत, अफगानिस्तान। ठीक है, मुजवंत पर्वत, अफगानिस्तान। ठीक है, थोड़ा छोटा है, अफगानिस्तान में बोल देता हूं, तो मुजवंत पर्वत, अफगानिस्तान, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सोमरस मिलता था, और यही जब मैं एक्सपेंशन पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था कि आपको आ जाए, अगर इस एक्सपेंशन से ही आपको पता चलेगा कि ऋग्वैदिक जो लोग हैं या ऋग्वैदिक जो पीपल हैं उनको पश्चिमी हिमालय की जानकारी है या पूर्वी हिमालय की जानकारी है। तो इसी से देख के आप बता देंगे इस एक्सपेंशन से कि नहीं, उनको पश्चिमी हिमालय की है, पूर्वी हिमालय तो लेटर वैदिक एक्सपेंशन में आएगा। ठीक है, पूरे डिटेल मैंने बताया हुआ है, वहां पर जाकर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है कि 9वें मंडल में सोमापा की चर्चा है, और सोमापा कौन है? इंद्र है। ठीक है, सोमापा कौन है? इंद्र है। क्यों इनको सोमापा कहा गया? क्योंकि ये पीते हैं सोमरस। ठीक है, और सोमरस मिलता कहां पे था? इसका एक प्लांट था जो मिलता था कहां पे? मुजवंत पर्वत, अफगानिस्तान, हिंदू कुश रेंज में आएगा। तो ये अफगानिस्तान, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक्सपेंशन बताया। ठीक है, तो ये आपको जो है वेज में हमने देख लिया और लिकर भी बता दिया कि अल्कोहल पीते थे लोग। ठीक है, ये तो सूरा जो है जनरली पीते थे सामान्य अवसर पे, लेकिन सोमा या सोमरस जो है वो स्पेशल ओकेजन पे, खासकर यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गया, ठीक है, उस समय पे पिएंगे। तो मुजवंत पर्वत, अफगानिस्तान। उसके बाद हम नॉन वेजिटेरियन पार्ट वाला देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए, हमने वेज यानी शाकाहारी भोजन की बात कर ली, अब हम मांसाहारी यानी नॉन वेज की बात करेंगे। तो देखिए, नॉन वेजिटेरियन फूड जो होगा इसमें क्या क्या चीजें होंगी? देखिए, जनरली कैटल्स होंगे, कैटल्स, और कैटल्स में भी कौन कौन से? मुख्य रूप से आपको ऑक्स यानी कि बैल, फिर शीप, भेड़, और गोट, बकरी, ये मेनली खाए जाते थे। और कहा जाता है कि जब खासकर कोई धार्मिक अनुष्ठान, रिचुअल्स होते थे, बड़ा कोई अगर यज्ञ हुआ, उसमें बलि दी गई, तो पुरोहितों को भी मांस खाना पड़ता था। ठीक है ना। गाय जो है, काऊ की बात अगर करें तो काऊ, यहां पर अगर हम काऊ जो है, काऊ को कहा गया है अघन्या। हिंदी में भी मैं लिखता हूं
अघन्य मतलब इसका मांस वर्जित है। अघन्य, हाँ, दैट कांट बी स्लॉटर्ड, जिसका वध नहीं किया जा सकता। यानी आप पता है कि ऋग्वैदिक पीरियड में मेन पशुधन, कैटल तो थे ही, मेन पशुधन गाय ही थी। ठीक है, इसी के लिए लड़ाइयां भी हुई, जो वार होते थे, बैटल होते थे, मैंने पहले भी बताया है। तो वार या बैटल्स, हाँ, वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउज। ठीक है, तो अघन्य कहा गया। फिर भी कई कहा जाता है कि कई ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसमें कि ये कहा गया है कहीं कहीं कि कुछ खास मौकों पर कोई विशेष अतिथि आ गया, हाँ, या कुछ खास मौके हो गए तो वहां पे ये गाय का मांस खिलाया जाता था, ये ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर वो बहुत कम है, ऐसे जो साक्ष्य हैं शायद बहुत कम है, लेकिन कहीं इक्का दुक्का जगह पे आपको मिले तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो गाय बिल्कुल वहां पे ऋग्वैदिक पीरियड में गाय को अघन्या कहा गया और इसके मांस को, इसको स्लॉटर करने पे बहुत ज्यादा पाबंदी थी। तो ये आपको ध्यान देना है। तो हमने देख लिया कि वेज और नॉन वेज, शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन कौन कौन से थे। तो हमने फूड हैबिट्स की बात कर ली, ये जरूर याद रखिएगा अघन्या, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कौन सा, पहनावा, आउटफिट्स, ड्रेसेस, हाँ, तो वो हम देखते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे ड्रेसेस की, ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, पहनावे की बात करेंगे। ड्रेसेस, हाँ, ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा, एक चीज और आप नोट कर लीजिए कि अभी फूड हैबिट्स में हिंदी में लिख देता हूं, नमक यानी सॉल्ट, रोटी, ठीक है, उसके बाद ब्रेड कह सकते हैं क्योंकि वीट उस समय जो था, गेहूं की जानकारी को थी नहीं, यौ की खेती होती थी, जौ की, बाजरे की, हाँ, चावल, राइस, मछली, फिश, इनकी जानकारी ऋग्वैदिक लोगों को नहीं थी, ये नोट कर लीजिएगा। चावल वैसे भी कहा, जो धान्य और यौ कहा गया है, धान्य का मतलब धान से मत लीजिएगा, धान का मतलब चावल होता है, वो अनाज के लिए कहा गया है। और ऋग्वैदिक पीरियड में एक ही अनाज था और वो था यौ, यानी कि बार्ली, यानी कि जौ, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वो छूट रहा था, अभी अचानक याद आ गया मुझे तो मैंने उसको लिखवा दिया। चलिए, अब आप अगर देखें तो सबसे बड़ी बात है कि दो ही पार्ट में बांट लेते हैं पहनावे को। एक तो हम ड्रेसेस में, और तो ड्रेसेस को पहले देख लें, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो ड्रेस को अगर हम देखें तो ड्रेस की अगर बात करें तो देखिए, ऊनी सूती हर तरह के वस्त्र ये लोग पहनते थे, ठीक है। कुछ विशेष नाम दिया गया है इनके वस्त्रों को, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक तो है अधिवास, ठीक है, वास और नीवी या अधोवस्त्र, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये नीवी जो है ये कमर के नीचे, बिलो द वेस्ट, ठीक है ना, कमर के नीचे ही मैं लिख देता हूं, बिलो द वेस्ट, कमर के नीचे ये पहना जाता था, ठीक है। वास को वासस भी बोलते थे, कई जगह वासस मिल जाएगा लिखे हुए, वासस, ठीक है ना। ये जो है ये बीच का परिधान होगा, बिलो द वेस्ट
यानी कि कमर के नीचे जो है नीवी या अधोवस्त्र, ठीक है। अगर आ जाए कि कहां का ये वस्त्र था, कमर के ऊपर का, कमर के नीचे का, तो ये कमर के नीचे का है। वास जो है ये बीच का है, ठीक है। तो ये बीच का परिधान है, आपको कहते हैं अपर पार्ट में, बीच वाले पार्ट में, बॉडी के इस पार्ट में। अगर मैं कहूं तो ऐसे मैं बना देता हूं, ठीक है। ये मैंने एक व्यक्ति बना दिया, ठीक है, और ये जो है, तो इस वाले पार्ट में ये कमर का जो पार्ट है, कमर के पार्ट में कौन सा होगा, कमर के नीचे, कमर के नीचे जो होगा ये जो है यहां वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा अधोवस्त्र, ठीक है, या नीवी। अगर ये वाला पार्ट देखें तो इस वाले पार्ट में ये वास हो जाएगा, बीच वाला पार्ट, और ये अधिवास, ठीक है ना, अधिवास। ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट जो है, बिल्कुल मैं फिगर बता के इसलिए बता रहा हूं कि क्लियर हो जाए। ये कमर वाला, कमर के नीचे वाला, कमर के नीचे वाला पार्ट जो है अधोवस्त्र नीवी, कमर के नीचे, बीच वाला, हाँ, ये हो जाएगा वास। और अधिवास, अधिवास का मतलब कोई ऐसा वस्त्र, कोई ऐसा कपड़ा जिसको ऊपर से लपेटा जा सके, जैसे शॉल हो गया, ठीक है, दुपट्टा हो गया, ठीक है। तो जैसे कि ये है ना, ये अगर मैं कहूं तो ये जैसे मान लीजिए कि लड़कियां रखती हैं, ये दुपट्टा हो गया, ठीक है। ये अगर इस तरह से दुपट्टा अगर लड़कियां रखती हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से, ठीक है ना, ये दुपट्टा हो गया। तो ये जो है ये अधिवास हो गया, ये शॉल हो गया, ठीक है। शॉल तो मैं लिख देता हूं यहां पर, शॉल लाइक, ये इस तरह का, ठीक है ना। तो सबसे नीचे बिलो द वेस्ट नीवी अधिवास, और वेस्ट के ऊपर बीच वाला जो पोर्शन है वहां पे वास, बीच वाला पार्ट हो गया बॉडी का, और अधिवास जो है वो ऊपर ओढ़ने वाला, चादर ओढ़ लिया, वो भी अधिवास हो गया, ठीक है। लड़कियों ने ओढ़नी रख लिया या दुपट्टा रख लिया, वो भी हो गया दुपट्टे टाइप का। शॉल हो गया, तो ये मैं लिख देता हूं, ये जो है एक तरह का, देखिए शॉल, ये अगर हम देखें तो इसको, ये आपको शॉल हो गया, SHWL, शॉल, दुपट्टा, ये सब चीजें हो गई अधिवास में, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्लियर मैंने कर दिया पिक्चर बना के, ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके अलावा टर्बन टाइप की जो चीजें होंगी, यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर कोई टर्बन हो गया, ये टर्बन हो गया, टर्बन, ठीक है, ये अगर टर्बन है, टर्बन, तो इस टर्बन को यानी पगड़ी को, ये पगड़ी जो है, ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाता था उष्णीय। मैं हिंदी में लिख देता हूं, आप इसको उष्णीय इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी भी स्पेलिंग से, स्पेलिंग अलग अलग मिल जाएगा इसमें, ठीक है। USH, हाँ, NIYA या NYA, कुछ भी लिख लीजिए, उष्णीय इसीलिए मैंने हिंदी में लिख लिया, अपनी सुविधा के अनुसार आप स्पेलिंग बना लीजिएगा, इसमें कोई फर्क नहीं होता, इतिहास में स्पेलिंग अलग अलग हो सकता है। तो ये टर्बन यानी कि पगड़ी को बोलते थे, मेन टर्म है उष्णीय, और ये टर्बन को बोलते थे, ठीक है, टर्बन को बोलते थे। तो ये आपको याद रखना है। शॉल, दुपट्टा, अधिवास, कहां पे अधिवास कहां पे है, ऊपर से ओढ़ा गया है, तो चादर ओढ़ लिया गया या शॉल लपेट लिया गया, लड़कियों ने ओढ़नी टाइप, दुपट्टा टाइप कुछ रख लिया, कुछ भी रख लिया इस तरह का, जिसको कहा जाएगा अधिवास। वास जो है एबोव द वेस्ट, कमर के ऊपर वाला, और गर्दन के नीचे वाला पार्ट जो है, बीच वाला बॉडी जो है, उसमें वास होगा, ठीक है। और नीवी अधोवस्त्र जो है होगा कमर के नीचे होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद टर्बन टाइप का कोई चीज हो गया, तो वो क्या हो गया, ये हो गया उष्णीय पगड़ी, जिसको कहा गया, ये उष्णीय उस समय का टर्म है, उष्णीय याद रखिएगा। उष्णीय था क्या, टर्बन था, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उसके अलावा कुछ और वस्त्र है, जैसे समझिएगा, वप्पू,
वप्पू समझ लीजिए, वप्पू। वप्पू क्या था भाई? ये विशेष वस्त्र है। हाँ, लड़कियां शादी के समय पहनती थी। वप्पू, वप्पू एक विशेष वस्त्र, विशेष वस्त्र को कहा गया था, विशेष वस्त्र को कहा गया, हिंदी में लिखता हूं मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, वाधूय। हाँ, वाधूय। और ये वाधूय जो है स्पेशल ओकेजन पे, ये गर्ल्स के लिए है, फॉर गर्ल्स, गर्ल्स ऑन स्पेशल ओकेजन पर। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो स्पेशल ओकेजन पे वप्पू नाम का ड्रेस पहनती थी कौन? लड़कियां, खासकर शादी ब्याह के मौके पे। कहा जाता है कि शादी ब्याह के मौके पे ये पहनती थी। वाधूय यानी कि विशेष वस्त्र, वाधूय का मतलब होता था विशेष। मैं कई चीजें हिंदी में इसलिए लिखता हूं ना कि वो जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, विशेष वस्त्र। ठीक है, विशेष वस्त्र कहा जाता था वप्पू को। ठीक है, उसके अलावा समझ लीजिए सुवासन, हिंदी में भी लिख सकते हैं, या सुवसन। ये ब्यूटीफुल क्लोथ्स। ठीक है ना, खूबसूरत वस्त्रों को कहा जाता था ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लोथ, सुंदर जो वस्त्र है, सुवासन कहा जाएगा, सुवसन कहा जाएगा। ठीक है ना, सुवसन या सुवासन। देखिए इसमें डबल ए में कर देता हूं क्योंकि इससे ठीक है, कई बार क्या होता है सुवासन, सुवसन। ठीक है, लगभग एक ही मीनिंग होगा। ठीक है ना, सुवा, इसलिए मैंने डबल ए लगा दिया। कहीं हिंदी में सुवसन कहा जाएगा या सुवासन कहा जाएगा, तो यहां डबल ए मैंने लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सुंदर वस्त्रों को कहा गया, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये तो हो गई ड्रेसेस की बात। ठीक है, अब हम कर लेते हैं जरा ऑर्नामेंट्स की बात। ठीक है, इसी में पहनावे में ही आ जाएगा। ऑर्नामेंट्स की अगर हम बात देखें ड्रेसेस में, पहला तो हो जाएगा आभूषण। और ड्रेसेस में एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर हम देखते हैं ऑर्नामेंट्स। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं मिटा देता हूं, उसके बाद ये ऑर्नामेंट्स की बात मैं करता हूं। ऑर्नामेंट्स या इधर कर लूंगा ऑर्नामेंट्स। चलिए ऑर्नामेंट्स, अगर ऑर्नामेंट्स की बात की जाए तो पुरुषों के लिए था कर्ण शोभन। देखिए ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स यहां था ना, हमने लिखा था ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो पुरुषों के लिए था कर्ण शोभन, हिंदी में लिखता हूं कर्ण शोभन। ठीक है, ये पुरुषों के लिए था। और एक और आप ध्यान रखिए, कर्ण शोभन और हिरण्य शोभन, हिरण्य कर्ण, हिरण्य कर्ण, हिरण्य कर्ण। ठीक है, कर्ण शोभन और हिरण्य कर्ण। अब देखिए कर्ण शोभन तो पुरुषों के लिए था, मेल के लिए। ठीक है, और ये देखिए डाइटिस। हाँ, ये जो देवताओं के लिए था। ठीक है ना, सिंपल वर्ड में आप गॉड लिख दीजिए ना, गॉड के लिए था, भगवान के लिए। क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड में ये कई जो देखा गया है कि जो मूर्तियां स्टैचू मिले हैं तो उस पर इस तरह के आभूषण मिले हैं। ठीक है, ये ऑर्नामेंट जो है एक तरह का, ये जो हिरण्यकर्ण जो है गॉड के लिए आभूषण, तो ध्यान दीजिएगा अगर हिरण्यकर्ण आ जाए तो ये आभूषण गॉड के लिए है, कर्ण शोभन सिंपल जो पुरुष हैं, मेल हैं, उनके लिए है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पुरुष।
ठीक है। अब जो है ऑर्नामेंट्स में और चीजें हम देख लेते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल अलग बनाइएगा। ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स में हम पहले ड्रेसेस की चर्चा कर रहे थे, यहाँ ऑर्नामेंट्स की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा एक तो हार सिंपल होगा, नेकलेस, ऑर्नामेंट्स में ही चर्चा हम कर रहे हैं अगर, तो यहां देखिए एक तो नेकलेस, गले का हार। तो किसी भी तरह का अगर नेकलेस हो तो किसी भी तरह के नेकलेस को कहा जाता था रुक्म, ठीक है ना, रुक्म, ठीक है। और जो स्पेशल गोल्ड का है उसको निष्क कहा जाएगा, निष्क। तो निष्क जो है ये गोल्ड है, सोने का हार है। और निष्क में कोई जरूरी नहीं कि नेकलेस भी हो, निष्क एक गोल्ड का एक वो भी हो सकता है, किसी भी तरह का वो एक ढेर भी हो सकता है गोल्ड का, हाँ, एक वो कोई और भी आभूषण हो सकता है, उसको निष्क कहते हैं। लेकिन सामान्यतः जो नेकलेस है ना निष्क गोल्ड का, उसको निष्क कहा जाता था। और वो और भी कोई आभूषण हो जाए उसको भी निष्क कहा जाता था, ठीक है। लेकिन मेनली ये है नेकलेस जो है गोल्ड का, उसको निष्क, और सामान्य जो और भी नेकलेस होंगे उनको रुक्म कहा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए कुछ और चीजें हम जान लेते हैं। वधु के सिर पर एक गहना होता था, ठीक है ना। ये देखिएगा कि एक जो है ऑर्नामेंट्स में एक तो ये हो गया, फिर एक बड़ी बात ये है कि एक होता था कुरीर, ठीक है, कुरीर, ध्यान रखिएगा, कुरीर, कुरीर जो है, कुरीर ये एक ऑर्नामेंट्स है, हाँ, जो कि वधु के सिर पर होगा, ठीक है ना। ये कुरीर जो है ये मैं लिखता हूं वधु के सिर का गहना, ऑर्नामेंट है हेड का, कुरीर जो है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं आ जाए कुरीर क्या है भाई, तो वधु के सिर पर जो गहना है उसको कुरीर कहा गया, ठीक है, कुरीर कहा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक दो चीज और आप लिख लीजिए। वैसे अगर वस्त्र में ही देखें तो, अगर देखें तो बुने हुए वस्त्र को यहां लिख लीजिएगा, मैं यहां मिटा कर लिखता हूं ऊपर, यहीं पे नोट कर लीजिएगा। एक दो पॉइंट जो है उसको, ये सब तो आपने लिख ही लिया हो, मतलब लिख ही लेंगे इसको, ये मैंने पढ़ा ही दिया। तो यहां पर देखिएगा कि एक होता था, देखिए बहुत सारी चीजें मुझे लिखनी पड़ती है हिंदी में। एक वर्ड है पेश और स, देखिए आधा तालाबे श है और आधा दंत स है, ठीक है ना, पेश श, ऐसे करके इसको। ये क्या था, कढ़ाई वाला जो वस्त्र है, हाँ, एम्ब्रॉयडरी वाला वस्त्र है, उसको कहा जाएगा, ठीक है। और ये आपको कहां मिलेगा, एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी टाइप ये क्लोथ होगा, ड्रेस होगा। और ये किसके लिए होगा, फॉर डांसर्स, डांसर्स को पहने हुए इस तरह का कुछ साक्ष्य मिला है, देखा गया है, तो इसकी चर्चा है नर्तकियों के लिए, फॉर डांसर्स, क्या, पेश, ठीक है ना। ये आपको प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने हिंदी लिख दिया इसका, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि अटक, एक अटक, अटक, ये अटक कहा जाता था किसको, वुमेन कोई ड्रेस होगा, वुमेन ड्रेस,
ठीक है। बुना हुआ जो ड्रेस होगा उसको अटक कहा गया। डबल टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये ड्रेसेज जो था, तो हमने 2-3 बातें देख ली। हाँ, बहुत सारी चीजों को देख लिया। अधिवास क्या था, नीवी जो आपको याद रखना है, कमर के नीचे जो है बिलो द वेस्ट नीवी है, अधोवस्त्र भी उसको कहते हैं। उसके बीच वाला जो पोर्शन है बॉडी का, कमर के ऊपर और सिर के नीचे वाला, वहां वास या वासस जो बीच का पार्ट है। उसके बाद ओढ़ने वाला जो है, हाँ, चादर हो गया या फिर शॉल हो गया या फिर लड़कियों के लिए दुपट्टा या ओढ़नी टाइप कोई चीज हो गई, तो वो अधिवास कहा जाएगा। हाँ, ठीक है। टर्बन जो है, पगड़ी उष्णीय कहा जाएगा। वो मैंने सारा चीज बता दिया। वप्पू क्या था, विशेष अवसरों पर, वो शादी के अवसरों पर पहना जाता था, ठीक है। वाधुय उसको कहा गया, विशेष वस्त्र, ठीक है। उसके अलावा आपको ये सब चीजें मैंने बता दिया, ठीक है। वप्पू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ऑर्नामेंट्स जो था, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स हमारा ये टॉपिक था, ठीक है। इसमें हमने ऑर्नामेंट्स का जो पार्ट देखा है, इसको आप कर्ण शोभन मेल के लिए था, पुरुषों के लिए था। हाँ, हिरण्यगर्भ अगर पूछा जाए तो हिरण्यकर्ण, तो ये भगवान के लिए, डीटीज के लिए, हाँ, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, तो इनके लिए ये हिरण्यकर्ण नाम का कोई आभूषण था, ठीक है। उसके बाद कुरील जो है वधु के सिर का गहना है, ठीक है, सिर पर जो पहना जाएगा। और नेकलेस जो है एक रुक्म कहा जाएगा, किसी भी तरह के नेकलेस को रुक्म कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी मटेरियल का बना हो, लेकिन गोल्ड का स्पेशली जब होगा तो वो निस्क कहा जाएगा। और निस्क दूसरे तरह के ऑर्नामेंट्स को भी कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने पूरा इसको डिटेल में, हाँ, ड्रेसेस को, और इसके पहले ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, और उसके पहले हमने फूड हैबिट्स को जान लिया। अब हम जानेंगे मनोरंजन के साधन, एंटरटेनमेंट, छोटा सा है, बस उसको समझ लेते हैं, फिर हमारा ये आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। तो हम फाइनली वैदिक एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। वैदिक एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन। तो देखिए, इसके लिए चैरियट रेसिंग, घुड़दौड़, रथ दौड़, ठीक है, रथ दौड़, ये तो शक्ति का प्रतीक था। जब रथ वाला दौड़ राजा वाजा लोग भाग लेते थे इसमें, ठीक है। राजा मतलब ये ट्राइबल चीफ की बात कह रहा हूं मैं, रथ दौड़ है, ठीक है। उसके बाद हॉर्स रेसिंग, घुड़दौड़, फिर गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, ठीक है। उसके बाद हंटिंग, शिकार, शिकार हिंदी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद सिंगिंग, फिर डांसिंग, सिंगिंग एंड डांस, डांस। अब डांस में देखिए 2 वर्ड इस्तेमाल होगा, एक होगा नृत्य, ये मेल डांसर है, ठीक है ना, मेल डांसर, ध्यान रखिएगा। और नृत्य, ये फीमेल डांसर, ठीक है। तो ये कोई बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है, ये सब आपको ऐसे भी किसी भी किताब में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है बस। चैरियट रेसिंग रथ दौड़ है, हॉर्स रेसिंग है, गैम्बलिंग जुआ खेलना, उस समय यही काम होता था, हंटिंग है, शिकार है, हाँ, सिंगिंग गीत संगीत होगा, और डांसिंग, डांस में नृत्य जो कहा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। नृत्य
पुरुष नर्तक के लिए, मेल डांसर के लिए, और ऋतु ये फीमेल डांसर के लिए, यानी कि महिला यानी नर्तकी के लिए, ठीक है ना। नर्तक के लिए, मेल डांसर का मतलब नर्तक, नृत्य कहा जाएगा, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं ताकि ये है नृत्य, कौन है, ये नर्तक है, ठीक है ना, नर्तक। और ऋतु कौन है, नर्तकी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बस। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक एंटरटेनमेंट के साथ खत्म हो गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।